हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। ब्लूप्रिंट 2023 के ऊपर आधारित काफ़ी सारे बच्चों ने डिमांड करी है कि सर हमारे लिए एक मॉडल पेपर आप प्लीज़ लेकर के आएँ और उनका सॉल्यूशन भी करवाएं। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के लिए फिजिक्स का एक मॉडल पेपर तैयार किया है जो कि पूर्ण रूप से आपके ब्लूप्रिंट 2023 के ऊपर आधारित है। बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया था, किस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव, कितने तरह के डायग्राम आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उन सभी बातों का इस पेपर में पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है। यह जो पेपर है वो पिछले 10 सालों के बोर्ड के पेपर को देख करके, पेपर के पैटर्न को देख करके तैयार किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस पेपर में से आपको 56 नंबर के पेपर में कम से कम 30 नंबर से ज़्यादा के प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा कि बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले आप एक बार कम से कम इस पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व जरूर करके जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो 56 नंबर का होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय मिलने वाला है। उन सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जो कि मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। आई होप आप सभी बच्चे मेरी हैंडराइटिंग को भी पहचानते होंगे। 12th क्लास की फिजिक्स का पूरा सिलेबस हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। किसी भी इस पेपर के किसी भी बड़े प्रश्न का यदि आप अच्छी भाषा में, आसान भाषा में, बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर के उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। कौन से चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आएगा, उन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखा गया। पहला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक लंबे सीधे आवेशित तार, एक लंबा सीधा आवेशित तार, पेपर में प्रश्न को पढ़ते समय बहुत गंभीरता से पढ़ा जाता है। एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और 1/r के बीच में हमें एक परिवर्तन ग्राफ खींचना है। ई में और 1/r के बीच में हमें इसका ग्राफ खींचना है। बताइए किस तरह से ग्राफ होगा। गाउस नियम के अनुप्रयोगों में से पहला अनुप्रयोग यहां पे दिया गया है, उस प्रश्न का उपयोग यहां पे किया गया है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे 1/r दिया गया है। तो आप सबको पता है कि साहब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल रहेगी, 1/r के समानुपाती रहेगी। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ते हैं और आपको उसका आंसर पता चल जाता है तो आप प्लीज वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर लें और वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके अपना जो आंसर है वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो किस तरह के पदार्थ होते हैं। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिन्हें अपन कहते हैं, उनकी डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि वे कुचालक पदार्थ, ये जो होते हैं वो इंसुलेटर मेटेरियल होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ हैं वो चालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका अचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा, या फिर इसे अपन इंग्लिश में इंसुलेटर भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेंज का जो नियम है, लेंज लो, वो हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करवाता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें बताता है। तो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है, प्रेरित धारा का परिमाण और दिशा दोनों बताता है, और प्रेरित धारा का सिर्फ परिमाण बताता है। आप फैराडे के दो नियम पढ़ने के बाद आप लेंज का नियम पढ़ते हैं, और लेंज का जो नियम है वो केवल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें बताता है कि वह अपनी उत्पत्ति के, अपने प्रोडक्शन के, अपने जनरेशन के रीजन का विरोध करता है, अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है। तो इस प्रश्न के अंदर भी हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न में चलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई का जो मान है वो परम शून्य ताप T के साथ किस तरह का संबंध है। अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का और टेम्परेचर के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाएगी, यानी काई इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमसे कह रहा है कि विभवमापी का जो तार होता है उसके पदार्थ का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है,
प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा से जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? उच्च होती है, कम होती है, नगण्य होती है या फिर इन्फानाइट होती है? विभवमापी पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू क्या होती है? देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर होती है, वो मैग्नीन कॉन्स्टेंटन या फिर यूरेका का बना होता है। तांबे का तार काम में क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि तांबे के तार के अंदर जब करंट प्रोवाइड होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह का तार काम में लिया जाए कि जिसका टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो। इसलिए जो भी पदार्थ हम काम में लेते हैं उसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो बहुत कम होता है। छठा प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? किसी भी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर की जानकारी अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम कौन सी रेज, कौन सी किरणों का प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम एक्स किरणों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। आगे चलते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे 6 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक प्रश्न में बोर्ड परीक्षा में जब आप इसे सॉल्व करें तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। यदि किसी प्रश्न में आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है, इट मीन्स आपका पेपर जो है वो डिले चल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ दें। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप क्रम से सॉल्व करने का प्रयास करें। 1 से लेकर के 9 तक के आंसर जो है वो क्रम से लिखने का प्रयास करें। कोई प्रश्न बाय द वे आपको नहीं आ रहा है तो उसका जो स्पेस है, उसकी जो जगह है, उसका क्रमांक लिख करके, उत्तर क्रमांक लिख करके आप छोड़ दें। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इनका उत्तर जब आप परीक्षा में लिखें तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जैसे आपने ये छठा प्रश्न लिखा है तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 6 लिखेंगे, इसका सही आंसर बी है तो आप ब्रैकेट में बी लिखेंगे और उसके आगे एक्स किरणें हैं तो प्लीज आप एक्स किरण जरूर लिखें। सिर्फ यदि आप बी लिखते हैं तो वो उचित नहीं रहता है। हालांकि ठीक है, आंसर सही कैलकुलेट किया जाएगा, बट आप उसका पूरा जो एक ऑप्शन है, सारे ऑप्शन ना लिखें, एक ऑप्शन जरूर लिखें जो राइट आंसर। 7वां प्रश्न कह रहा है कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग के सामने यदि एक पतली सी पारदर्शी सीट रख दें, यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है उसमें यदि आप एक पतली सी पारदर्शी सीट रख दें तो फ्रिंज की चौड़ाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिंज की जो चौड़ाई है उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक अगर आप पारदर्शी प्लेट रख देते हैं तो उससे उसकी फ्रिंज चौड़ाई पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल यदि आप एक प्रकाश स्रोत के आगे रख देते हैं तो वो जो फ्रिंज है वो उस तरफ विस्थापित हो जाती है, तो इसमें फ्रिंज चौड़ाई जो है वो आपकी अपरिवर्तित रहेगी। 8वां प्रश्न कह रहा है कि फोटोन का संवेग कितना होता है? फोटोन का संवेग पी से जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर लैम्डा इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी का। पी को यदि मैं इस तरफ लेकर के आ जाऊं तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन लैम्डा की। अब लैम्डा हमें यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि आवृत्ति इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा को अगर मैं यहाँ पर लेकर के आ जाऊँ तो लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन न्यू। तो इस एच अपॉन लैम्डा में आप लैम्डा की जगह सी अपॉन न्यू रखें तो एच अपॉन लैम्डा की जगह हम लिखेंगे सी और न्यू चला जाएगा ऊपर, तो एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी, सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से ग्राही अशुद्धि कौन सी है? ग्राही अशुद्धि किसे कहते हैं? आपने 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर्स के अंदर अशुद्धियां पढ़ी हैं, एक पी प्रकार की, एक एन प्रकार की। तो जो पी प्रकार की अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम ग्राही अशुद्धियां कहते हैं, और जो दाता प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, डोनर होती हैं, उन्हें अपन एन प्रकार की अशुद्धियां कहते हैं। तो हमें यहाँ पर पी प्रकार की अशुद्धि छांटनी है। पी प्रकार की अशुद्धि मतलब जिनकी संयोजकता 3 होती है, आर्सेनिक है, इंडियम है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। बताइए क्या होने वाला है? इसका आंसर जो है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। आप अर्धचालकों के टॉपिक में जाएंगे, वहां पे आप पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक पढ़ेंगे, वहां पर आप पी प्रकार की जो इंप्योरिटीज हैं उनके एग्जाम्पल सब क्रम से याद करेंगे और एन प्रकार की जो इंप्योरिटीज है वो आप क्रम से याद करेंगे। यहाँ पे हमने पी प्रकार की या ग्राही प्रकार की अशुद्धियां पूछी हैं, हो सकता है पेपर में यहाँ पे डोनर दाता प्रकार की या एन प्रकार की अशुद्धियां आ जाए, तो दोनों के जो ऑप्शन है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इस 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो प्लीज आप हमें उत्तर का क्रमांक लगा करके अपना जो ऑप्शन है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे जो प्रश्न हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं बुक में से पढ़ करके, वो मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करने की जरूरत है वो अपन चर्चा करेंगे।
दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपके 4 प्रश्न आएंगे। चारों प्रश्नों के लिए कौन से चैप्टर में से आने हैं, बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, बिल्कुल सिलेक्टेड चैप्टर्स है। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो प्रेरण भट्टी होती है, प्रेरण भट्टी जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। प्रेरण भट्टी जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो प्रेरण भट्टी जो है वो ईडी करंट्स या भंवर धाराओं के सिद्धांत पे कार्य करती है। दूसरा है, ये परमाणु भट्टी नहीं है, ध्यान रहे, ये परमाणु भट्टी नहीं है, ये प्रेरण भट्टी है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। एक वृत्ताकार, ये न्यूमेरिकल यहां पे दिया गया, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B0 है। इसी कुंडली के एक्स पर, इसी कुंडली के एक्स पर इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर, इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर, अगर इसकी त्रिज्या r है तो r दूरी पर जाकर के हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो कि हमें दे रखी है B। तो B/B0 का मान क्या होगा? B कौन है? B कौन है हमारे पास? x के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। B0 कौन है? केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो केंद्र के ऊपर होता है। तो B/B0 का जो एवरेज जो है, अनुपात जो है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो अनुपात है वो 1/2√2 या 1:2√2 होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला μ0I/2d का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम नीचे लिखते हैं a+r⁵2। क्लियर है? तो वहां पर a² + r² जो आप यूज करेंगे, a² + r²3/2। तो यहां पे a की जगह आप r लिखने वाले हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सोल्व करने ना 1:2√2 इसका आंसर आने वाला है। तीसरा रिक्त स्थान प्रश्न कह रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किसी कुंडली में प्रेरित EMF और संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मध्य कलांतर कितना होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल और कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है उनके बीच में कलांतर कितना होता है। तो उनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अगला प्रश्न है ω/c का मात्रक क्या है। आप जानते हैं XL = ω/L एंड XC = 1/ω/c। तो यहां पर आपको सिर्फ ω/c पूछा गया है, यानी दिस इज इक्वल्स टू 1/XL। और 1/XL क्या होता है? 1/XL क्या होता है सर? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो यहां पर आप या तो लिख सकते हैं ओम इनवर्स, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो चालकता कहलाता है, जिसे हम महो भी लिखते हैं। तो ओम इनवर्स भी आपका राइट आंसर है और महो जो है वो भी इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से 4 रिक्त स्थान के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट भी हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। आपका समय जो है वो अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, वो इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल, आपके पास जो वर्तमान में समय चल रहा है उसका आप कितना अच्छी तरह से सही इस्तेमाल, यूज, समय का सही यूज जो है वो इंसान को सफल बनाता है। यानी आने वाले जो 20-25 दिन आपके पास हैं, फिजिक्स का पहला पेपर होने वाला है, ये 20-25 दिन यदि आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको ईश्वर भी नहीं रोकने वाला है। एक आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि फिजिक्स का जो पहला पेपर है इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चों का पेपर छूट जाता है। पेपर छूटने के पीछे रीज़न ये है कि पहले क्या होता था, हिंदी और इंग्लिश का पेपर पहले होता था, आफ्टर दैट फिजिक्स होता था। तो 2 पेपर में आप आंसर लिख चुके हैं तो आपका अभ्यास हो जाता था। फिजिक्स का पहला पेपर होने से आपको पेपर लिखने का अभ्यास नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज़ पेपर में जाने से पहले अपने घर पे, अपने स्टडी रूम के अंदर आप कोई मॉडल पेपर लें, 3 घंटे का समय निर्धारित करें, सामने घड़ी में टाइम लगाएं, अलार्म लगाएं और उसके बाद उस पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करें। आप जितना ज़्यादा लिखने का अभ्यास करेंगे, आप पेपर को अटेम्प्ट करने की उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। फिजिक्स के पेपर में पहला पेपर होने की वजह से जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि पेपर छूट जाता है, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके शेष रह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है आपके सामने। तीसरा प्रश्न, इसमें 1 से लेकर के 8 प्रश्न हैं। ये इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो एक पंक्ति में, यानी शॉर्ट आंसर हैं। ये सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं,
एक एक लाइन में, या एक लाइन का मतलब एक ही लाइन नहीं है, आप 2 या 3 लाइनों में भी इनका आंसर दे सकते हैं, बट शॉर्ट रूप में देना। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें समविभव पृष्ठ जो है उनका चित्र बनाइए। तो आप समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, समांतर रेखाएं बनाएंगे, उनमें एक इस तरीके से पृष्ठ बनाएंगे। ये पहला पृष्ठ जो है इसके ऊपर विभव जो है उसको V1 लिखेंगे। सिमिलरली इसके समांतर एक दूसरा पृष्ठ बनाएंगे, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव V2 होगा। इस तरह से आप यहाँ पर कम से कम 3 पृष्ठ बनाएं, लेकिन ये तीनों पृष्ठ जो हैं वो एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इन पृष्ठों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरह से आप तिरछे डायग्राम ना बनाएं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत गुजरता है। दूसरा प्रश्न संधारित्र वाले चैप्टर से है। एक संधारित्र C की धारिता की गणना कीजिए। एक कैपेसिटर है, ये वाला जो C कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। यदि A और B के बीच की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है, A और B के बीच की जो टोटल धारिता वो 15 माइक्रोफैरड है, तो इस C की धारिता कितनी हो जाएगी? सर दोनों समांतर क्रम में हैं, 10-10 माइक्रोफैरड के हैं, तो इनकी तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड हो जाएगी। यहाँ पर हम कितनी धारिता का एक कैपेसिटर लगाएं कि टोटल जो धारिता है वो आपकी 15 माइक्रोफैरड आ जाए? तो इस वैल्यू को हम C कह देते हैं, और ये जो 20 माइक्रोफैरड है इसको हम C1 कह देते हैं। तो दोनों की तुल्य धारिता का फॉर्मूला दोनों धारिताओं का गुणनफल बटा दोनों धारिताओं का योग, दिस इज इक्वल्स टू 15 आने वाला है। C1 की जगह आप 20 लिखेंगे, C को आप सेम रहने देंगे, और आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न का कितना आंसर आप लोगों के पास आता है। ये जो दूसरा प्रश्न है, तीसरे का दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर भी आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कार्बन वर्ण कोड में, कलर कोडिंग में पहला कलर नारंगी है, यानी क्या कहते हैं इसको, नारंगी को क्या कहते हैं भाई साहब, ऑरेंज। दूसरा है ब्लू कलर का, तीसरा है सिल्वर कलर का, और चौथा जो टॉलरेंस सहता प्रदर्शित करता है वो है सुनहरा। इन क्रम का जो कोडिंग है उसके लिए प्रतिरोध का मान कितना होने वाला है? आप लोगों ने बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ का फॉर्मूला अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। इस प्रश्न का यदि उत्तर मैं यहाँ पर बता भी दूंगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि परीक्षा में अगर एक भी कलर चेंज कर दिया या एक भी कलर की जगह चेंज कर दी तो आपका आंसर बदल जाएगा। यदि आपको बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ का फॉर्मूला याद है, उसके बाद में गोल्डन और सिल्वर के लिए 10 की पावर -1 -2 का फॉर्मूला वो आपको याद है, टॉलरेंस के लिए यदि आपको वैल्यू याद है, कलर लेस के लिए टॉलरेंस 20% है वो भी आपको याद है, तो आप इस प्रश्न का आंसर अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्रम संख्या लगा करके। चौथा प्रश्न है क्यूरी का ताप नियम लिखिए। क्यूरी का जो ताप नियम होता है वो क्या होता है? क्यूरी ताप नियम आप लोगों को चैप्टर नंबर कौन से में मिल जाएगा बेटा? ये 8वें चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। 8वें में नहीं मिलेगा, ये 7वें में नहीं मिलेगा, ये 6ठे में नहीं मिलेगा, 5वें, आई थिंक आपको ये 5वें चैप्टर में मिल जाएगा, जहाँ पे आप चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, BH वक्र जहाँ पे पढ़ते हैं। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसका आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 5वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि धारावाही कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाइए। ये एक आपके पास धारावाही कुंडली है, इस कुंडली के अंदर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन शो करेंगे। करंट की डायरेक्शन जब आप शो करेंगे तो ये जो करंट है वो आपको एस पोल की तरह नजर आ रहा है। एस पोल की तरह नजर आ रहा है तो आपके पास जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो N से S की तरफ जाती हैं, कुछ इस तरह से जाती हैं। तो इस तरह से आपको चुंबकीय बल रेखाएं दिखानी है। ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, और बीच में स्ट्रेट लाइन। किनारों वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कंप्लीट राउंड बनाएगी। बीच वाली जो चुंबकीय बल रेखा है वो स्ट्रेट जाएगी, N पोल से बाहर निकलेगा, S पोल से अंदर एंटर करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड है। ये इस कुंडली के अंदर करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। यदि करंट की डायरेक्शन आप इस तरीके से क्लॉकवाइज दिखाते हैं तो ये S पोल बनेगा, और पीछे वाला जो सिरा है वो N पोल बनेगा, और ये जो चुंबकीय बल रेखा वो इस तरीके से N पोल से बाहर की तरफ निकलेगी, S पोल के अंदर की तरफ एंटर करेगी। तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं।
छठा प्रश्न कह रहा है 0.5 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के विकिरण किसी धात्विक प्लेट के ऊपर आपतित होता है। यह प्रकाश की तीव्रता दे रखी है, इतनी तीव्रता का कोई प्रकाश है वो धातु की प्लेट के ऊपर आपतित होता है, तो प्लेट के ऊपर आरोपित होने वाला दाब ज्ञात कीजिए। तो प्लेट के ऊपर आरोपित होने वाला जो प्रेशर है वो तीव्रता बटे स्पीड ऑफ लाइट c से होता है। तीव्रता हमें 0.5 दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद में आप सॉल्व करेंगे वो प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर का जो मात्रक होता है वो आपके पास पास्कल होता है। छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न कह रहा है विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। प्रकाश के विवर्तन या किसी भी तरंग के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि विवर्तक का आकार तरंग के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है नोर गेट का प्रतीक चित्र बनाइए। एक प्रश्न आपको लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट में से मिलने वाला। नोर गेट का प्रतीक चित्र बनाइए। तो नोर गेट का जो प्रतीक चित्र है वो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पहले और गेट बना सकते हैं, और गेट के आगे आप एक छोटा सा नॉट गेट बना सकते हैं। ये भी आपका नोर गेट का प्रतीक चित्र हो जाएगा। इस तरह से आपका जो एक एक नंबर वाला पहला सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से 9 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, 4 नंबर के रिक्त स्थान हैं और 8 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर हैं। 8 8 16 और 1 17, 17 और 4 होते हैं 21। 21 नंबर का आपका पेपर एक एक नंबर का होने वाला है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब अपन सेकंड सेक्शन बी सेक्शन में चलने वाले हैं। बी सेक्शन में टोटल आपके पास 12 प्रश्न आएंगे। ये सभी 12 प्रश्न 1.5 नंबर के होंगे, यानी बी सेक्शन जो है वो आपका 18 नंबर का होने वाला है। इनमें डेरिवेशन भी होंगे और इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। किस पार्ट में से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन्हीं नियमों का यहाँ पर पालन करके ये पेपर बनाया गया है। तो आप प्लीज़ इन प्रश्नों को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में सोल्व करें। इसका जो पीडीएफ है, इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जैसे भी हमारे पास कोई भी अपडेट होगी वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। व्हाइट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र बना करके सेतु में शून्य विक्षेप के लिए आवश्यक प्रतिबंध व्युत्पन्न कीजिए। व्हाइट स्टोन सेतु वाला डायग्राम बनाना है और संतुलन अवस्था का मतलब P/Q = R/S का जो डेरिवेशन है वो हमें सॉल्व करना है। शून्य विभवांतर की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वो वाला केस। पांचवा प्रश्न कह रहा है बिंदु ए और बी के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये ए और बी पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। ये सीरीज जो है वो आगे अनंत की तरफ चल रही है। तो इस केस को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे वीडियोस में भी मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस पूरे कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध आप R मान लीजिए, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस R में से आप एक कड़ी को छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है, R मान लीजिए, एक कड़ी को आप छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे तो ये जो बचा हुआ सिरा है वो भी इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, तो इस पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो भी R होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास एक नया डायग्राम बन जाएगा। यहां पर एक प्रतिरोध होगा, यहां एक प्रतिरोध होगा और यहां एक प्रतिरोध होगा, और इसके साथ में यहां पर आपके पास एक प्रतिरोध होने वाला है R, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में है, उसके बाद ये श्रेणी क्रम में है। इस तरह से आप पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लेना। इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूले का भी उपयोग होने वाला है। छठा प्रश्न कह रहा है अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों से आप क्या समझते हैं। अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों से आप क्या समझते हैं। बैंड चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आपका जो चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स एंड बैंड चौड़ाई को क्या कहते हैं भाई, बैंड विड्थ। बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला जो है वो आपको कैलकुलेट करना, पूरा डेरिवेशन अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत विभव का फॉर्मूला। अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है उसमें प्रत्यावर्ती विभव का फॉर्मूला आपको वैल्यू दे रखी है इक्वेशन के रूप में। इसका मात्रक वोल्ट दिया गया है, और धारा का जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, वो भी आप लोगों को दे रखी है। वोल्टेज भी दे रखा है और करंट भी दे रखा है। कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करें, पहले तो आप आवृत्ति कैलकुलेट कीजिए। आवृत्ति आप जानते हैं ओमेगा टी है, टी के गुणनफल में जो भी वैल्यू है वो आवृत्ति की है,
ये वैल्यू आपके पास 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 300 हो जाएगा। एफ का मान चाहिए तो 2 पाई से आप इसे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद में करंट का आरएमएस वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इसके गुणनफल में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आप ध्यान दें 1 लिखा हुआ है, और ये जो 1 है वो इसका शिखर मान है। इसकी आरएमएस वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिबाधा का मतलब होता है हमारे पास z की वैल्यू चाहिए, हमें z की वैल्यू चाहिए। ये दोनों साइन के फॉर्मेट में है, दोनों साइन के फॉर्मेट में है, तो इनके बीच में कलांतर जो है वो हमारे पास π/3 दे रखा है। तो इससे आप प्रतिबाधा का वैल्यू जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना ही है भाई जी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 8वां प्रश्न है, एक अभिसारी लेंस है, उसकी वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अभिसारी लेंस मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। यदि इसको एक जल में डुबो दिया जाए, इस पूरे लेंस को एक जल में डुबो दिया जाए, तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? आप बहुत अच्छी तरीके से लेंस मेकर फॉर्मूले का प्रयोग करके 1/f इज इक्वल्स टू पूरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 का जो फॉर्मूला है उसके आप सोल्व करेंगे अपवर्तनांक की वैल्यू निकाल करके। और ध्यान रहे फोकस दूरी का मान जो है वो कितना आने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है। 9वां प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा दीजिए। केवल अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्लियर है? ठीक है। 10वां प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण किसे कहते हैं? प्रकाश का जो व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। यंग के द्विछिद्र प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। ध्यान रहे यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई की बात नहीं करी गई है, तो इस केस में आप लोगों को केवल और केवल जो इस तरह का डायग्राम वाला जो चित्र है वो आप लोगों को बताना है। बीच में सेंट्रल फ्रिंज है, उसके बाद में डार्क फ्रिंज है, फिर चेन ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क फ्रिंज है। इसी तरह से इस तरह के जो चित्र हैं वो आपको इसमें सचित्र व्याख्या करनी है। ध्यान रहे यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से चमकीली फ्रिंज और काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई जो कि समान होती है, फ्रिंज के क्रम संख्या पर निर्भर नहीं होती है। पूरा यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से चिपका देना, 100% पेपर में आने की संभावना है। 11वां प्रश्न कह रहा है, दो पोलेरॉइड ए और बी हैं, क्रोशित स्थिति में रखे गए हैं। इनके बीच कोई तीसरा पोलेरॉइड सी, बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर आपका जो है 10, उस 10वें चैप्टर का ये एग्जाम्पल है, अच्छी तरह से पढ़ लेना। तीसरा पोलेरॉइड है, उसको किस स्थिति में रखा जाए कि पोलेरॉइड बी से निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की 1/8 गुनी रह जाए। इसमें आपको मेलस के नियम का उपयोग करना है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, यहां पर सॉल्यूशन नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 12वां प्रश्न, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। केवल इक्वेशन लिखनी है। इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों की व्याख्या कीजिए। कम से कम 3 लॉजिक आपको देने हैं कि साहब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि देहली आवृत्ति से कम है तो उसकी गतिज ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यदि आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो निरोधी विभव का मान बढ़ेगा, और इसके अंदर प्रकाश में उत्सर्जन में क्या कहते हैं उसको, कालपष्टता, टाइम डिले जो है वो नहीं पाया जाता है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि 64 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का परिकलन कीजिए। 64 वोल्ट के विभवांतर से इलेक्ट्रॉन का संवेग भी निकालना है और लेमडा भी निकालना है। लेमडा तो आपके पास 12.27/√v वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। यहाँ से आपको इसका संवेग भी निकालना है। P = h/λ से लेमडा आ जाएगा तो h को आप डिवाइड कर देंगे लेमडा की वैल्यू से। 14वां प्रश्न कह रहा है, नील्स बोहर मॉडल की 3 अवधारणाएं लिखिए। तीनों अवधारणाएं आपको लिखनी होंगी। nवें कक्षक के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आपके पास 3 डेरिवेशन है, त्रिज्या का, वेग का और nवें कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का। तीनों में से कोई एक आने की पूरी संभावना है। त्रिज्या वाला फॉर्मेट अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बाकी तो सभी में से कोई भी प्रश्न आ सकता है।
15वां प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु की दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है। दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तरों में जा रहा है। उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। तो अवशोषित विकिरण की ऊर्जा कितनी होगी और उसकी लैम्डा कितनी होगी। नील्स बोहर की तीसरी परिकल्पना कहती है कि ऊर्जा का उत्सर्जन और जो अवशोषण होता है वो दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। तीसरे कक्षक की ऊर्जा कितनी है, दूसरे कक्षक की ऊर्जा कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है और वहां से आपको ये फॉर्मूला निकालना है। ध्यान रहे इसमें दो प्रश्न हैं, विकिरण की ऊर्जा भी चाहिए हमें और उसका लैम्डा जो है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद में आपका ऑप्शन सेक्शन सी शुरू हो जाता है जिसमें 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है गाउस का नियम लिखो। गाउस का पूरा नियम लिखना है। गाउस के नियम से एक समान आवेशित अनंत विस्तार सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। ई और आर के बीच में ग्राफ बनाइए। ध्यान रहे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सीधे तार वाला प्रश्न आए, यहाँ से आपके पास अचालक पट्टिका का प्रश्न भी, अचालक परत का प्रश्न, अचालक परत का प्रश्न, परत का प्रश्न जो है वो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जिसका रिजल्ट आता है। आगे बढ़ता हूँ, अन्यथा वीडियो की लंबाई बहुत हो जाएगी। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। 17वां प्रश्न कह रहा है कि 1 एम्पियर के अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है। 1 एम्पियर 2 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगता है। ध्यान है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बल की प्रकृति लिखिए जब समान दिशा में धारा बह रही हो और विपरीत दिशा में धारा बह रही हो। पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ करके हर एक पार्ट का आंसर देना है। यहाँ पे 16वां 17वां और 18वां 3 प्रश्न जो हैं वो आपके 3-3 नंबर के हैं। एक पहले पार्ट का है, एक चौथे पार्ट का है और एक आपके पास 13वें पार्ट का है। सॉरी 12वें पार्ट का, हाँ नहीं 13वें पार्ट का ही है, 13वें पार्ट का ही है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से तीनों पार्टों में से 3-3 नंबर के प्रश्न तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट करने का प्रयास किया है वो आपसे क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं अभी। 18वां प्रश्न कह रहा है कि चर घातांकी का क्षय नियम लिखिए। पूरा क्षय नियम लिखना है। पूरा क्षय नियम लिखने का मतलब उत्सर्जित होने वाले परमाणुओं की जो संख्या है, विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या है, वो प्रारंभ में उपस्थित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। वक्र खींचना है। माध्य आयु की परिभाषा लिखनी है। सिद्ध करो कि रेडियो सक्रिय तत्व की माध्य आयु उसके क्षयांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा यहाँ पर कि अर्ध आयु काल 0.693 अपॉन लैम्डा होती है, मध्य आयु जो होती है वो 1 अपॉन लैम्डा होती है। तो माध्य आयु की परिभाषा लिखनी है, सिद्ध करना है कि उनके बीच में संबंध क्या है। ध्यान रहे यहाँ पर हमने माध्य आयु डाला है, हो सकता है अर्धायु काल की परिभाषा पूछ ले, अर्धायु काल का क्षयांक के साथ संबंध पूछ ले, माध्य आयु और अर्धायु के बीच आपसी संबंध भी पूछा जा सकता है। और इस पाठ में से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, रदरफोर्ड सोडी का जो नियम है वो भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। अब हम हमारे पेपर के अंतिम सेक्शन में पहुंच गए हैं जिसमें 2 प्रश्न होंगे, दोनों में अथवा का पोर्शन भी रहेगा। एक एक प्रश्न आप लोगों को यहां पर सॉल्व करना है। पहला प्रश्न जो हमने यहां पे सेलेक्ट किया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा लिखिए। आवर्धन क्षमता का व्यंजक अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने के लिए किरण चित्र बनाइए। आवर्धन क्षमता का मैग्निफिकेशन एम का जो फॉर्मूला है V0 अपॉन U0 वाला वो आपको कैलकुलेट करना है और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने का अलग से किरण चित्र भी बनाना है। इस डेरिवेशन में तो चित्र बनेगा ही बनेगा, साथ में एक और चित्र बनाना है जिसमें अंतिम प्रकाश की किरणें हैं जो एक दूसरे के समांतर निकलेंगी। आगे पीछे बढ़ाओगे तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये वाला डायग्राम भी आपको इसके साथ बनाना है। ध्यान रहे इस प्रश्न के साथ मैं आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी के साथ साथ दूरदर्शी का प्रश्न भी बताना चाहूंगा, वो भी आप अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर लें। अथवा में जो हमने प्रश्न सेलेक्ट किया है वो है न्यूनतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक किरण चित्र बनाइए। आपको ध्यान होगा प्रिज्म वाला ये वाला डायग्राम जो है वो यहाँ पे आएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। R1 और R2 का मान जब बराबर होगा तो आपके पास एक इस तरह का ग्राफ आएगा और उस ग्राफ के बाद में आपके पास रिजल्ट क्या पूछा गया है, प्रिज्म के अपवर्तनांक और विचलन कोण के बीच में संबंध पूछा गया है। ध्यान रहे डेल्टा m इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए का जो रिजल्ट है वहां तक आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया और ये कि न्यूनतम विचलन का प्रश्न हो गया। अच्छी तरह से तैयार कर लें। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, आपके पेपर का अंतिम प्रश्न,
मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड से पेपर को पढ़ने का प्रयास किया है, फिर भी मुझे यहाँ पे काफ़ी समय लग गया है। आपको तो बेटा 3.25 घंटे में हर एक प्रश्न का उत्तर भी लिखना है, वो भी विस्तार पूर्वक। अब आप सोच लीजिए कि आपको तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे जोश में होश नहीं खोना है, गलती नहीं करनी है। फिजिक्स का पहला पेपर है, बड़ा पेपर आएगा, लिखने का अभ्यास होना चाहिए, अन्यथा पेपर छूट जाएगा। पिछले 2 सालों से ये अभिक्रिया जो है, ये प्रक्रिया जो है वो काफ़ी चल रही है, और स्पेशली कोविड के बाद में तो आप पूछो मत। पिछले साल के पेपर के बाद में काफ़ी सारे बच्चों का 6, 7, 8 नंबर तक का भी पेपर छूट गया था। 20वां अंतिम 14वें चैप्टर में से एक बड़ा प्रश्न, इसमें अथवा का भी पोर्शन है। दिष्टकारी रेक्टिफायर किसे कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बना करके निवेशी और निर्गत आलेख बनाइए, और इसकी बनावट तो समझानी है, पैराग्राफ तो लिखना ही है, साथ में कह रहा है समकारी फिल्टर को भी समझाइए। ध्यान रहे दिष्टकारी 100% आने वाला है, जिसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो सकता है या अर्ध तरंग दिष्टकारी भी हो सकता है। दोनों प्रश्न अच्छी तरह से तैयार कर लें। अथवा के साथ में हमने प्रश्न डाला पीएन संधि डायोड का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। संधि डायोड के लिए उत्क्रम अभिनति का प्राथमिक व्यवस्था नामांकित चित्र बनाइए। प्राथमिक व्यवस्था मतलब भाई साहब ग्राफ बनाने के लिए हमें वोल्टमीटर एमीटर जोड़ने हैं, डायोड जोड़ना है, पश्च अभिनति में उत्क्रम अभिनति में जोड़ना है। पेपर में अग्र अभिनति भी आ सकता है, प्रश्न दूसरा भी बना सकता है। थोड़ा सा भी परिवर्तन करते ही पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, परंतु दोनों पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति और पश्च अभिनति दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हैं। ये अग्र अभिनति का ग्राफ आएगा, ये पश्च अभिनति का ग्राफ आएगा, ठीक है। अग्र और उत्क्रम अभिनति के वोल्टता एवं धारा के मध्य संबंध दीजिए। वोल्टता और धारा के बीच में संबंध देने का मतलब है आर का मान लिखना है, डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ इज इक्वल्स टू आर एफ आ जाएगा। और पश्च अभिनति में जो प्रतिरोध है वो आर 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 मतलब रिवर्स बायसिंग का, डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर का ये रिजल्ट लिखना है। इसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो 100 ओम की कोटि का होता है, इसमें जो प्रतिरोध होता है वो 10 की पावर 6 ओम कोटि का होता है। ये दोनों वैल्यूज भी आपको इसके साथ लिखनी चाहिए। ये हमने मॉडल पेपर तैयार करने का प्रयास किया है। आप इनमें से कितने प्रश्न आपको अच्छे से तरीके से तैयार हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार नहीं हैं, उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेवें, और आप कितना स्कोर इस पेपर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें, और परीक्षा तक जो भी नई अपडेट, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भी प्रश्न हमें ऐसा लगेगा कि ये महत्वपूर्ण है, उसकी पूरी सूचना आप लोगों को चैनल के ऊपर और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।